हेलो स्टूडेंट्स। ओडी ट्यूटर की इस फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम। हम लोग आज जेई मेन प्लस एडवांस फिज़िक्स का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसी यूनिट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स यूनिट में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या है और मोशन से जुड़े हुए जो की कंसेप्ट्स या टर्म्स हैं वो सब आज हम सीखेंगे। आज हम उन सब की डेफिनेशंस, उनके मतलब एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। ये आपको एक ये पर्टिकुलर चैप्टर आपकी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में मोशन के कंसेप्ट को, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज वेलोसिटी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। अगले चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मोशन इन काइनेमेटिक्स। यहाँ पे इस आर्टिकल में मैंने सिंपल आपके लिए काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबकी डेफिनेशन लिख दी है। ये लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पर उससे पहले हम सिंपली समझते हैं कि मोशन होता क्या है। काइनेमेटिक्स में मोशन जो है वो रिफर करता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन या अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओवर टाइम चेंज हो रही है तो वो मोशन है। यानी कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, हाउ, ये मोशन में डिफाइन किया जाता है। पर ऑब्जेक्ट्स क्यों मूव कर रहे हैं, वाई, ये डायनेमिक्स में डिफाइन किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट, हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव यानी कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ये हम काइनेमेटिक्स में डिफाइन करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्यों मूव कर रहे हैं वो डायनेमिक्स में डिफाइन करते हैं। काइनेमेटिक्स स्टडी करता है मोशन को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में। ये फोर्सेस कॉजिंग द मोशन को कंसिडर नहीं करता है। सपोज कर लिए कि एक ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, लेट्स से ये ऑब्जर्वर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ से यहाँ आ गया। इस ऑब्जेक्ट की एक इनिशियल पोजीशन थी और अब इसकी एक फाइनल पोजीशन है। इस ऑब्जेक्ट की एक इनिशियल वेलोसिटी थी और एट सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम इसकी एक फाइनल वेलोसिटी है। ये सब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन चेंज हो रही है और इसी को काइनेमेटिक्स के मोशन में डिफाइन किया जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, क्या इसके पीछे कोई फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव किया, ये काइनेमेटिक्स में मोशन में हम नहीं स्टडी करेंगे। और काइनेमेटिक्स मोशन में हम स्टडी करेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम को। ओके, तो पहली चीज आप ये याद रखिए। दूसरा, काइनेमेटिक्स में जो की कंसेप्ट होते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हम डिस्प्लेसमेंट पढ़े उससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट का एक भाई है जिसे कहते हैं डिस्टेंस। तो हम पहले डिस्टेंस को समझते हैं और फिर हम आएंगे अपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टॉपिक पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको इस कंफ्यूजन को दूर कर देगा। Distance refers to the total length of the path traveled by an object। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ की टोटल लेंथ
को डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये पॉइंट मान लीजिए ज़ीरो था। अभी क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट ज़ीरो था और ये पॉइंट 100 मीटर्स है। तो इस पूरे, अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ मूव करता है तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट लगभग 100 मीटर मूव कर गया। सो डिस्टेंस रिफर टू द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उस पाथ की टोटल लेंथ को ये डिफाइन करता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, अभी हम इसको सिंपली करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से शुरू हुआ और फिर यहाँ पे पहुँच गया। तो उस ऑब्जेक्ट ने जो पाथ ट्रेवल किया वो ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में उसने 10 मीटर का पाथ ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में उसने 5 मीटर का पाथ ट्रेवल किया इस ऑब्जेक्ट ने। सो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और फिर यहाँ पे फाइनली पहुँच गया। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये 10 मीटर और फिर उसमें ये 5 मीटर हम अगर जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ से ट्रेवल करके वापस यहाँ पे पहुँच जाए। तो आप देख सकते हैं कि पहले वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा था। पहले उसका डायरेक्शन ये था, फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन ये हुआ, उसके बाद इसका डायरेक्शन ये हुआ। तो इधर 10 चला, इधर 5 चला, वापस 10 आया और अब मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है। तो इस केस में टोटल 10 प्लस 5 प्लस 10 यानी 25 मीटर उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। ये इस पाथ की टोटल लेंथ है और ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मीनिंग इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड, यानी उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका सिर्फ एक साइज या उसकी एक वैल्यू है, पर वो डायरेक्शन नहीं है। अगर इसमें डायरेक्शन होती तो इधर हम +10 काउंट करते इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हम -10 काउंट करते, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। अगर इसमें डायरेक्शन होती जो कि डिस्प्लेसमेंट में होती है, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पर क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो हर तरफ का मैग्नीट्यूड यानी 10, 5 और 10 ये जुड़ गया और ये बन गया डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है एंड कैनॉट डिक्रीज एन एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स। अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से शुरू हुआ और वो दूसरी जगह पहुंचा तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये कभी घट नहीं सकती है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव लेंथ ऑफ पाथ को बताती है। अब आपके लिए नोट्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी हमने जैसे बात की इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है और वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मेजर्ड इन यूनिट्स, यानी कि डिस्टेंस को यूनिट्स में मेजर किया जाता है और कॉमन यूनिट्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंस हैं मीटर्स, किलोमीटर्स, माइल्स, कुछ कंट्री में माइल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, एक्सेट्रा। टोटल पाथ लेंथ, इट इज द सम ऑफ एंटायर पाथ टेकन नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स और कर्व्ड। ओके, ये टोटल पाथ लेंथ है। अगर सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से शुरू हुआ और ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे करके यहाँ कहीं पहुँच गया, तो ये जो पूरी पाथ की लेंथ है ये डिस्टेंस कहलाएगी, क्योंकि उसने यहाँ से शुरू किया और घूम फिर के यहाँ तक आया।
सो टोटल पाथ लेंथ। वहीं यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है कि अगर एक पर्सन वॉक करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 10 मीटर तक, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 10 मीटर होगी। इफ द पर्सन वॉक्स 10 मीटर टू पॉइंट बी देन वॉक्स 5 मीटर बैक टूवर्ड्स पॉइंट ए, यानी कि वो पहले तो 10 पॉजिटिव गया फिर 5 मीटर पीछे आया, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तब भी 10 + 5 होगी। इसका मतलब है कि वो 10 आगे गया और ऐसे सपोज कीजिए 5 ऐसे घूम के 5 मीटर पीछे आ गया। मान लेते हैं कि ये घूमना बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, तो ये टोटल 15 मीटर उसकी पाथ होगी। ओके, एंड even though the starting and ending positions are different from displacement। अब अगला पॉइंट है कि डिस्टेंस तो हमें समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव ही होता है हमेशा, और ये पाथ की टोटल लेंथ को बताता है। पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आखिर डिफरेंस क्या होता है? कुछ टंग ट्विस्टर जैसा है, डिफरेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बट ये क्या अंतर क्या है? तो की डिफरेंस जो है वो ये है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर बेस्ड ऑन देयर नेचर, मेजरमेंट एंड रिलेशन टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। डिस्टेंस की डेफिनेशन है कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, ये हमने भी पढ़ी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मोशन along with the direction. It tells how far out of place of the object is. So इसका मतलब सीधे ये है कि अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए जो शॉर्टेस्ट लाइन, हम यहाँ से यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, तो ये जो यानी उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि 5 मीटर, यही उसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ और वापस लेट से 5 मीटर वापस आ गया, तो यहाँ से शुरू करके, तो उस केस में ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, तो इसकी वजह से +10 मीटर और -5 मीटर उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो 5 मीटर ही हुई। डिस्टेंस उसने 15 मीटर चला लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसने 5 मीटर ही चली। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर करना ज़रूरी है। अगर अगर वो ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है तो -5 और पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। तो लेफ्ट टू राइट को अगर हम पॉजिटिव मान रहे तो राइट टू लेफ्ट को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, यानी इस तरफ की डिस्टेंस को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। पाथ डिपेंडेंस, डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, और इसका पाथ से मतलब नहीं होता है। मैग्नीट्यूड यानी ये जो वैल्यू लिखे ना जैसे 10 मीटर 5 मीटर, ये मैग्नीट्यूड है। सो distance may always greater than or equal to displacement because it considers the entire path travel, यानी कि ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर होगा क्योंकि ये पूरे के पूरे पाथ को ही ट्रैवल किया करके कंसिडर करता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर या उससे हमेशा छोटी होगी एज इट मेजर्स द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, सो जो भी किसी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन है और जो भी उसकी एंड पोजीशन है उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बन सकती है, जैसे इस केस में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बन सकती है वो ये है, जबकि ये जो ब्लैक पाथ है पूरा ये डिस्टेंस है और ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन
डिस्प्लेसमेंट है। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल वही हमने कंसीडर किया था, वही 10+5 वाला। In the same scenario, person's displacement is 5 meter forward as it is the straight line distance from the starting point. यानी कि इधर 10 गया, 5 वापस आया, यानी 5 मीटर फॉरवर्ड उसकी डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे मैंने एक समरी टेबल लिख दिया है। इस समरी टेबल को आप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, जो आपके रिवीजन के टाइम में आपके काम आएगा। अब हम वापस से मोशन पे आते हैं। तो पहला कंसेप्ट हमने समझा डिस्प्लेसमेंट, जो मोशन जिस पे डिपेंड करता। दूसरा कंसेप्ट है वेलोसिटी, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इंक्लूडिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। तो हम जरा वेलोसिटी को ढंग से समझते। अब वेलोसिटी का देखिए फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं है, ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, so velocity is the rate at which an object changes its position in a specific direction। अब हमें ये तो पता लगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया, पर वो टाइम के रिस्पेक्ट में द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, किस रेट पे उसने ये ये डायरेक्शन में बदलाव किया या पोजीशन में बदलाव किया, वो वेलोसिटी है। और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीनिंग या इसका बोथ मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसकी स्पीड है, प्लस साथ में डायरेक्शन भी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी बताती है कि हाउ हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। जैसे आप मान लीजिए कहीं पे खड़े हैं, आप एक व्यूअर हैं या ऑब्जर्वर हैं। लेट्स से कि ये एक व्यूअर या ऑब्जर्वर है और ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मूव कर रहा है। सो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, तो ये कितनी फास्ट मूव किया। ओके, तो ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि ये कितनी फास्ट मूव किया। कितनी फास्ट मूव किया वो तो आपको स्पीड भी बताएगी, पर उसका डायरेक्शन, जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस आया, तो वेलोसिटी जो है वो इधर से इधर जाने में पॉजिटिव है, इधर से इधर आने में नेगेटिव है। सो ये यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिफर्स टू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, जो अभी हमने देखा। टाइम इज द ड्यूरेशन ओवर विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना भी टाइम लगा वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम कैसे बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज मूव कर रहा है। सो वो कितने मीटर पर सेकेंड चल रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर एक सेकेंड में चल रहा है, तो हम कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ये वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है, उसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब होता है कि जैसे स्पीड या डायरेक्शन या दोनों अगर चेंज हो रहे हैं तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इन चीज़ों को भी कवर करेंगे। अब हम एक सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए एक कार है जो 100 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है 10 सेकेंड में। ओके, 100 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है 10 सेकेंड में, यानी कि 100 मीटर उसने 10 सेकेंड में कवर कर लिया। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हम सिंपल
कंपास जैसा बनाते हैं, हम मानते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। सो ये हमारा है। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए वो यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे वो मूव कर रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में। अब जो ईस्ट की डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो वो 100 मीटर 10 सेकंड में चला जाता है। सो 100 मीटर 10 सेकंड में चला जाता है। 100 मीटर 10 सेकंड में, तो उसकी जो सिंपल वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट। सिनारियो 2 में वही सेम कार 50 मीटर नॉर्थ में जाती है 5 सेकंड में। ओके, तो अब ये कार यहाँ से यहाँ आई, अब यहाँ से ये नॉर्थ में जाएगी। ओके, तो ये 100 मीटर मान लीजिए मूव किया और ये 50 मीटर मान लीजिए मूव किया, मैं मीटर नहीं लिख रहा हूँ। तो ये कार नॉर्थ में चली गई। ओके, तो ये जो 50 मीटर गई ये 5 सेकंड में गई, तब भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी पर नॉर्थ में। Thus, velocity gives not only the speed but also the direction. इस एग्जाम्पल में ईस्ट या नॉर्थ। सो डिफरेंस फ्रॉम स्पीड, जैसा आपने समझा कि स्पीड मेजर्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वेलोसिटी आल्सो इंक्लूड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो एक एग्जांपल के लिए, अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है एक सर्किल में, ओके 60 किलोमीटर इन अ सर्किल, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि सर्किल के अंदर हर बार उसकी जो, जैसे अगर कोई ऐसे एक सर्किल के अंदर एक कार मान लीजिए चल रही है, तो सर्किल के अंदर ये कार है मान लीजिए, तो सर्किल के अंदर ये कार अगर ऐसे चल रही है तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, मगर इसकी जो डायरेक्शन है वो बदल रही। इस मोमेंट में जो टेंजेंट होगा, ऐसे जो भी यहाँ पे टेंजेंट होगा उधर उसकी डायरेक्शन होगी। जब ये थोड़ी और आगे बढ़ेगी तो हर बार उसके टेंजेंट पे उसकी वेलोसिटी होगी। तो ये डिस्टेंस डिफरेंस है स्पीड में और वेलोसिटी में। फाइनली हम एक और कंसेप्ट पे आते हैं। जब हमने समझ लिया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब हमने समझ लिया कि वेलोसिटी क्या होती है, अब आते हैं एक्सेलरेशन। तो इसके पहले हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो ऐसे एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने सोचा कि कांस्टेंट है। पर अगर समझिए कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है टाइम पे, जैसे जब आप शुरू हुए तो आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, पर अचानक से गाड़ी तेज होती जाती है, तेज होती जाती है। सपोज कि जब आप एक ट्रेन में बैठे हैं, जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, पर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। सो आप अगर आप बाइक या स्कूटी या कार कुछ भी ड्राइव करते हैं तो स्टार्टिंग में आप धीमे धीमे चलते हैं, फिर जब आपको जगह मिलती है तो आप थोड़ी कार को तेज कर लेते हैं, जिसको हम यूजुअली कहते हैं कि हमने एक्सेलरेट किया। तो एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस ओवर टाइम। उसकी वेलोसिटी भी बदलती है समय के रिस्पेक्ट में, पहले 10 थी अब फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 25 हो गई। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, यानी ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन तभी होता है जब ऑब्जेक्ट स्पीड अप होता है, यानी कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो यानी कि कोई चेंज हुआ ही नहीं और इसलिए कोई एक्सेलरेशन आया ही नहीं। पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है, पहले वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर 15 से चला, फिर 20 से चला, तो यानी कि तभी उसके वेलोसिटी में चेंज आया। और वेलोसिटी में जो चेंज आया वो किस रेट से आया,
वही एक्सेलरेशन है। इसका फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल हो गई यानी शुरुआत में, और यहाँ जब वो पहुंचा तो उसकी फाइनल हो गई, अगर हम मानते हैं कि इस बात को वो चल रहा था। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी होती है, और टाइम जो होता है वो होता है कि उस वेलोसिटी के बदलने में कितना टाइम लगा। की पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट एक्सेलरेशन है कि इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट स्पीड अप होता है तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। यानी कि आपने कार के पैडल पे या कार के एक्सेलरेटर पे आपने पैर रखा तो कार की जो वेलोसिटी है वो बढ़ने लगती है, और इसके में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन भी कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है। यानी कि जब हमने एक्सेलरेटर से पैर हटा लिया, या हमने अब बाइक या स्कूटी के एक्सेलरेटर को छोड़ दिया, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, उसे डीसेलरेशन कहते हैं। और एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एकदम इक्वल अमाउंट पे एवरी टाइम इंटरवल पे चेंज हो, तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट है वो हर बार जो बदल रही है वो इक्वल अमाउंट पे बदल रही है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले स्पीडिंग अप का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक कार है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 30 मीटर पर सेकेंड हो गई 5 सेकेंड में। यानी कि जब वो कार शुरू हुई तो 20 मीटर पर सेकेंड पे चल रही थी, और अगले 5 सेकेंड बाद वो 30 मीटर पर सेकेंड पे चलने लगी। तो यहाँ एक्सेलरेशन काउंट होगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इट टुक टू चेंज। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हुई, और 5 सेकेंड इसकी टाइम हुआ, और ये दोनों सेकेंड आपस में मल्टीप्लाई होके 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन हो गया। स्लोइंग डाउन, अगर मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं 15 मीटर पर सेकेंड पे, और अब आपने उसका एक्सेलरेशन छोड़ दिया। आपने बिल्कुल उसको 15 मीटर पर सेकेंड पे जब आपकी बाइक आ गई तो आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया, या सपोज कीजिए आप साइकिल में पैडल मार रहे हैं और पैडल आपने रोक दिया, तो वो आपकी बाइक अगर 3 सेकेंड बाद बिल्कुल रुक गई, तो एक्सेलरेशन जो कि यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। जब आपकी बाइक रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर सेकेंड थी, और इसको आप करेंगे तो ये -15 मीटर पर सेकेंड बाई 3 सेकेंड आएगा, यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा हमने अभी यहाँ पे देखा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन दो होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि जब एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, जैसे फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अगर हम अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन समय के साथ बदल रहा हो, है ना? जैसे ट्रैफिक है तो कार जो है अनइवनली एक्सेलरेट हो रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, बढ़ी फिर और बढ़ी फिर और ऐसे करके। सो ये जो है आपके दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे जो है मोशन। सो काइनेमेटिक्स में मोशन रिफर करता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम।
इट डिस्क्राइब्स हाउ ऑब्जेक्ट मूव। अब मोशन कितने तरीके के होते हैं? पहला होता है लीनियर मोशन, यानी कि जो मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, एक स्ट्रेट लाइन में गया, सो इसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। जैसे कोई कार जब रोड पे चलती है या ट्रेन जब अपने ट्रैक्स पे चलती है, वो है लीनियर मोशन। इसके भी सब टाइप होते हैं, यानी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं। मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ना उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है, वो है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिंग वेलोसिटी, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन है। कोई ट्रेन है, वो शुरू तो हुई 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर 20 मीटर हुई, फिर 30 मीटर हुई, और इस तरह से उसकी बढ़ रही है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हिंदी में रेखीय गति कहा जाता है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन जो है उसमें मोशन एक फिक्स एक्सिस के ऊपर होता है। जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, सो अर्थ है वो, अगर मान लीजिए ये उसकी एक पॉइंट मान लेते हैं, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे अगर ऐसे कोई चीज़ रोटेट कर रही, तो ऑब्वियसली वो ऐसा, तो वो जो है आपका रोटेशनल मोशन है। ओके, जैसे पंखे, पंखे में भी रोटेशनल मोशन होता है, या टॉप यानी लट्टू में जो स्पिन होता है वो रोटेशनल मोशन होता है। एक है सर्कुलर मोशन, यानी कि मोशन जो है वो सरकमफेरेंस पे हो। ओके, जैसे अगर मान लीजिए एक रोड है, और उस रोड में एक कर्व है, मान लीजिए ये रोड है, इसमें ऐसा कर्व है, और ये जो कार है, जब ये कार यहाँ से चलेगी, तो इस कार में ऐसा एक मोशन आएगा, ये ऐसे जा रही है ऐसा, तो एट दिस पॉइंट इसके सरकमफेरेंस पे एक मोशन आएगा। दूसरा एक इसका एग्जाम्पल है, एक कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑर्बिट में है, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन है। कार मोशन कैन बी यूनिफॉर्म, उसको कहेंगे कांस्टेंट स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलक गति, जिसमें बैक एंड फोर्थ मोशन होता है अराउंड सेंट्रल पॉइंट। यानी कि अगर जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, ऐसे ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, तो मोशन कुछ ऐसे होगा, यहाँ से आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन। अ स्विंगिंग पेंडुलम इसका एग्जाम्पल है। अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क या किसी स्प्रिंग का मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी में आता है। इसमें एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप का ऑसिलरेटिव मोशन होता है, जहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, जैसे कि मास ऑफ अ स्प्रिंग। तो एसएचएम के बारे में हम एक अलग से चैप्टर करेंगे, उस चैप्टर में इस कंसेप्ट को पूरा समझाया जाएगा। और ये जो सब आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये सब आने वाले चैप्टर्स हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे, इन सब के एग्जाम्पल्स, इन सब के न्यूमेरिकल्स सीखेंगे, तब हमें ये सारे तरह के मोशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इसी तरह से है प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर 6, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। या a football kicked into the air, a bullet fired from a gun, right? So अगर इस टाइप के मोशन में क्या होता है, जैसे इसका रिवर्स जैसा बनता है, एक पैराबोला टाइप का बनता है, और जब यहाँ पे आप ऐसे जाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोगों ने एक सिमुलेशन भी बनाया। यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में एक सिमुलेशन बताया, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे एक कैनन को फायर किया जा रहा है, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट रेंज, हाइट, टाइम सब नोट किया जा रहा है। सो
ये ये एक तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द एयर। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्व या फिर एक पैराबोलिक पाथ यहाँ पे बनता है, ये एक अलग चैप्टर रहेगा। फिर एक रैंडम मोशन है, अनियमित गति, यानी कि एक ऐसा मोशन जिसमें कोई स्पेसिफिक पाथ या पैटर्न नहीं है और जो अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे किसी रूम के अंदर गैस पार्टिकल, या जब डस्ट उड़ती है, आप धूप की किरणों के में कभी डस्ट को देखिए, डस्ट पार्टिकल को, तो वो एक रैंडम मोशन। फिर एक है ट्रांसलेशनल मोशन, यानी अनुवादित गति, जब हर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट किसी सेम पाथ को फॉलो करता है। जैसे कोई कार है, वो हाईवे पे चल रही है, या एक पर्सन है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ओके, इसके भी सब टाइप्स हम पढ़ेंगे, जैसे रेक्टिलिनियर, ट्रांजिशनल मोशनल, जैसे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन मोशन, मोशन अलोंग अ कर्व पाथ। अगर एक कार चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में भी चल सकती है और कर्व पाथ पे भी चल सकती है। तो ये इसकी समरी है। तो आज हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में मोशन का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, और आई गेस आपको मोशन और उससे जुड़े हुए जो टर्म्स हैं उनका बेसिक थ्योरी समझ में आया। अगले आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हम जेईई मेन, एडवांस की फिज़िक्स और नीट के फिज़िक्स और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स, बायो, हर तरह के सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाते हैं। वो सब आपको हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल पे मिलेगा। सो हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।